नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। उसका कारण यह था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा, गला एकदम चौक हो गया था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले से। तो वीडियो बनाता भी तो आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती। तो आज तबीयत ठीक होने के बाद मैं आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की सर सुपर टेट को लेकर वीडियो बनाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी टेट के और सुपर टेट के सिलेबसों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमें यूपी टेट सी टेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि साइकोलॉजी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन भी करूँगा सुपर टेट को लेकर। कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, हम उनको ऐड ऑन करेंगे। तो जल्दी आपको वो ऐड ऑन भी मिलेगा। तो आप इन वीडियो को नियमित रूप से देखते रहें, ये आपके सुपर टेट में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम समझे थे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है। हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर 3 मुख्य नियमों को देखा, 5 गौण नियमों को देखा, सेकेंडरी रूल भी हमने देख लिए। आज हम जानेंगे कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है। यानी कि आज की जो क्लास है वो पेडागॉजिकल क्लास है, और पेडागॉजी आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट सब के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या यूज हो सकता है। जब आप कल टीचर बन जाएंगे और टीचर बनने के बाद आपको ये सिद्धांत क्या काम आने वाला है। यानी कभी कभी आपके मन में ये विचार भी आता होगा कि हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं, इनका हम क्या प्रयोग करेंगे। तो आपके सिलेबस को, जो सिलेबस तैयार किया है बहुत अच्छा तैयार किया है। आपका टेस्ट जो है, जो आप एग्ज़ाम देते हैं, वो टीचर नॉलेजेबल टेस्ट नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ आपकी पात्रता के बारे में पता लगाया जा रहा है कि आप टीचर बनने के पात्र हैं या नहीं। तो टीचर बनने के पात्र हैं या नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है छोटे बच्चों को पढ़ाने की। तो पढ़ाना नहीं, उनको समझना पड़ेगा पहले आपको। जैसे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कहा कि बालक यदि सीखने के लिए तत्पर है, यानी कि तत्परता सीखने का पहला बिंदु है, पहला आयाम है। बालक को सीखने के लिए पहले तत्पर होना पड़ेगा, तब वो सीख सकता है। और तत्पर होने के लिए उसके पास रुचि होना आवश्यक है। तो अब आपका क्या कर्तव्य है। एनसीईआरटी अपने आप से कहा कि आप क्या करेंगे, टीचर बनकर आप क्या करेंगे, बच्चे को निर्माण करने, यानी बच्चे को सिर्फ उसकी जो प्रतिभाएं हैं, जिन चीज़ों को लेकर पैदा हुआ है, उनको खोजने का काम करेंगे। आप बताएंगे कि तुम ये कर सकते हो। तो इन सब सिद्धांतों का आपको कैसे यूज करना है, कैसे आप पता लगा पाओगे कि स्टूडेंट की क्षमता क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहता है, वो क्या सोच रहा है। तो इसलिए हमें इस विषय को पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आता है तो साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाता है। ना केवल प्राइमरी जूनियर के लिए, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, अन्य जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सब में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमेशा साइकोलॉजी को पूछा जाता है। तो आज हम आपको बात करेंगे कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग हो सकता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। तो पहली बात, यह सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का। तो प्रयत्न और त्रुटि, यानी कि जब आप प्रयास करते हैं तो प्रयास से आप क्या करेंगे, प्रयास आपको धैर्य देंगे, परिश्रम देंगे। प्रयास आपके अंदर आदतों का निर्माण करेंगे। प्रयास जब होगा तो जब आप खुद करेंगे तो आपका एक दृष्टिकोण होगा। तो ये सिद्धांत आवश्यक है। इसका यूज है छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण, रुचि के विकास के लिए। दूसरी बात, जब व्यक्ति प्रयास करता है, शिक्षा में प्रयोग और मैं लाभ दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। जब व्यक्ति प्रयास करता है तो यह सिद्धांत बालक को के अंदर धैर्य,
परिश्रम की भावना का विकास करेगा। शिक्षा में प्रयोग के साथ हम लाभ, इस सिद्धांत के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या यूज हो सकता है। अगली बात, क्योंकि इस सिद्धांत में हम प्रयासों के माध्यम से त्रुटियों को कम कर रहे हैं, तो छोटे और मंदबुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत के माध्यम से बड़े आसानी से कराया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से छोटे मंदबुद्धि बालकों का अधिगम हम करा सकते हैं। तो हमने इस सिद्धांत के प्रयोग को देखा, और भी बहुत सारे प्रयोग, जैसे कि गणित के शिक्षण में सहायक, साइंटिफिक सब्जेक्ट है उनके शिक्षण में सहायक। तो इन सब में सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात करता हूं कमियों की। कमियां या सिद्धांत की आलोचना। सिद्धांत की आलोचना, पहली और बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना, यह सिद्धांत क्या करता है, अनावश्यक प्रयासों पर बल देता है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली कमी क्या है, अनर्गल प्रयासों पर बल, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी कमी क्या है, समय और शक्ति दोनों अधिक खर्च होती हैं, पता नहीं कितने प्रयास करने होंगे। तो दूसरी कमी क्या है, तीसरी कमी क्या है, तीसरी कमी ये कहता है कि बार 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 अभ्यास करें। तो अभ्यास किसको जन्म देता है, रटने की प्रवृत्ति को। तो तीसरी कमी क्या है, रटने पर बल देता है। जैसे कि मैंने बताया कि मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, तो ये भी इसकी एक कमी है। इसका हम उपयोग कहां कर सकते हैं, ज्यादातर मंदबुद्धि बालकों के लिए। कैसे, एक बालक जो प्रतिभाशाली है उसको बार बार प्रयासों की आवश्यकता ही नहीं है, वो क्यों करेगा बार बार प्रयास। अब आप उससे कह रहे नहीं अभी और प्रयास करो, और तो उसके लिए तो फालतू वेस्टेज है। तो ये किसके लिए अधिक उपयोगी, तीसरी कमी क्या है, बड़े बालकों के लिए उपयोगी नहीं। तो ये तो इस सिद्धांत की कुछ एक महत्वपूर्ण, कुछ एक कमियां मैंने बताई। बाकी आप भी देख सकते हैं कि इस सिद्धांत में और क्या कमियां हो सकती हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखा करें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और कमियां बताता हूं इस सिद्धांत के बारे में। आलोचना चल रही है, तो अब आलोचना करते हैं अभ्यास के नियम की। अभ्यास के नियम की आलोचना करते हैं। हमने अभ्यास के नियम में क्या देखा, हमने अभ्यास के नियम में दो चीजें देखी, एक पुनरावृत्ति थी और एक पुनरावृत्ति का
अभाव था। हमने देखा कि पुनरावृत्ति क्या कर रही थी, बंध को मजबूत कर रही थी और ये क्या कर रही थी, बंध को कमजोर। यानी कि थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि समझने के लिए पुनरावृत्ति पर बल दिया जाए। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक के हिसाब से क्या है, यानी कि आपको उसको सीखना है, कुछ समझना है तो आप पुनरावृत्ति करते रहे, रिवाइज करते रहे, आप सीख जाएंगे, ऐसा थॉर्नडाइक ने शुरुआत में कहा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या रिवीजन आपकी गलतियों को कम कर सकता है? आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया कि प्रतिनियम त्रुटि का सिद्धांत स्किनर ने दिया, प्रतिनियम त्रुटि का सिद्धांत स्किनर ने दिया, तो क्या आपकी भूल कम होगी? क्या प्रतिनियम त्रुटि का सिद्धांत स्किनर का हो जाएगा? क्या आपके रिवीजन से प्रतिनियम त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ना होकर स्किनर का हो जाएगा? क्या क्रिया प्रसूत थॉर्नडाइक का हो जाएगा? नहीं होगा ना। या आपने रिवीजन किया, आप रिवीजन कर रहे हैं कि 2 + 2 5, आप रिवीजन किए जा रहे हैं, तो क्या 2 + 2 5 हो गए? भैया वो तो 4 ही रहेंगे। ये तो कितने होंगे, ये 5 तो हो नहीं सकते, ये कितने होंगे, 4 ही होंगे। जब 2 + 2 5 नहीं हो सकते, 4 होंगे, अर्थात रिवीजन ने आपकी भूल को कम नहीं किया। अगर इस रिवीजन में मैं समझ का प्रयोग कर देता, अगर इस रिवीजन में मैं समझ का, सूझ का, बुद्धि का प्रयोग कर देता, तो 2 + 2 5 ना होकर कितने हो जाते, 4 हो जाते। बोलो होते या नहीं होते? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं इनकी आलोचना करते वक्त कि सिर्फ पुनरावृत्ति आपकी भूल को कम नहीं करती, बल्कि समझ के साथ की गई पुनरावृत्ति आपकी भूल को कम करती है। यानी कि आप रटे जा रहे हैं प्रतिनियम त्रुटि, या कोई भी शब्द आपने सुन लिया कि उद्दीपक उद्दीपक उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब सब काम करना होता है, काम करना होता है, तो क्या उद्दीपक का मतलब काम करना हो जाएगा? नहीं होगा ना। यानी कि आपको उस शब्द का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, इन्होंने किस पर बल दिया कि इनके अनुसार समझने के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है, और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पुनरावृत्ति से भूल कम नहीं होती। तो जब सिर्फ पुनरावृत्ति से भूल कम नहीं होती, तो फिर भूल कम होती किससे है? भूल कम होती है समझ का प्रयोग करके की गई पुनरावृत्ति से। यानी कि आप अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करेंगे, तभी तो आप किसी भूल को कम कर पाएंगे। तो भूल किससे कम होगी? अपितु समझ का प्रयोग करके की गई पुनरावृत्ति से भूल कम। अब ये बात तो भैया हमने कह दी, ये बात हमने क्या, ये बात थॉर्नडाइक ने खुद कह दी। थॉर्नडाइक को अपनी इस भूल का, अपनी इस गलती का स्मरण हो गया समय रहते रहते, और 1935 के आते आते उन्होंने क्या दे दिया, नियंत्रित अभ्यास का नियम। आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको रफ करने के बाद नियंत्रित अभ्यास के नियम के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। तो यानी कि मैं क्या कह रहा था, 1935 तक थॉर्नडाइक को अपनी भूल का स्मरण,
और अब थॉर्नडाइक ने 1935 में क्या किया, अब थॉर्नडाइक ने 1935 में नियंत्रित अभ्यास का नियम दिया। यानी कि उन्होंने अपने अभ्यास के नियम में नियंत्रण लगा दिया समझ का। अब इस नियंत्रित अभ्यास के नियम में क्या था, इस नियंत्रित अभ्यास के नियम में था क्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने तथा सीखने के संकेतों को समझने यानी कि अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, क्रिया की पुनरावृत्ति तो रही, रिवीजन तो रहा, लेकिन अब समझ भी रही। ना केवल अर्थ को समझने उस शब्द के, बल्कि आप उस बात पर तर्क भी कर सके, आपके पास लॉजिक भी हो साथ में। जैसे कि मैंने अभी लिखा ना कि 2+2, तो आपको इस प्लस का मतलब भी समझ में आए कि इस प्लस का मतलब क्या है। आप ये भी जान सके कि इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये संकेत क्या कहना चाहता है। आप ये जान सके कि ये संकेत क्या कहना चाहता है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि ये 3 डॉट इस तरह से लगाया जाए तो ये क्या होता है, 3 डॉट इस तरह से लगाया जाए तो क्या मतलब होता है, नहीं पता कि इसे इसलिए कहते हैं और इसे चूंकि कहते हैं। बस चले जा रहे हैं, जानते ही नहीं संकेतों को। तो ये क्या कह रहे हैं, अब पुनरावृत्ति केवल पुनरावृत्ति नहीं होगी, बल्कि कैसे होगी, समझ का प्रयोग होगा, अर्थ को समझने की योग्यता होगी, तर्क करने की योग्यता होगी और सीखने के संकेतों को समझने की। जब आप इन सब चीजों को समझेंगे और इस समझ के साथ आप पुनरावृत्ति करेंगे तो आपके अभ्यास से आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि अब आप रिवीजन किसी चीज का करें तो समझ के साथ करें, रटने पर काम ना दें। अब सिर्फ रटने से काम नहीं होगा कि आपने चीजें किताब में लिख रही है, बस पढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है, बस ऐसा सा हमने पढ़ा था, उसका क्या मतलब था ये नहीं पता, बस पढ़ा था। तो अब आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था इसके मायने नहीं है, अब आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं। थॉर्नडाइक के नियम की आलोचना क्यों की गई, अगले नियम की आलोचना करते हैं, इनके प्रभाव के नियम की आलोचना करते हैं। आलोचना इनके प्रभाव की नियम की। तो इन्होंने प्रभाव के नियम में क्या कहा, इन्होंने प्रभाव के नियम में 2 बातें कही। एक था संतोष सेटिस्फैक्शन और एक सेटिस्फैक्शन नॉट असंतोष। तो एक थिंकर हुए वॉटसन, और वॉटसन साहब ने कहा कि भैया आप ये कह रहे हैं ना कि संतोष असंतोष ये तो आत्मगत शब्द है, इंटरनल है, और आपने तो बताया नहीं कि इंटरनल चीजों के बारे में पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए तो एकमात्र विधि है अंतः निरीक्षण विधि, और जिसकी बात आप करते नहीं। तो कैसे पता चल जाए कि चेतना में संतोष हुआ या असंतोष। तो इन्होंने क्या कहा वॉटसन ने कहा क्या कहा, ये दोनों आत्मगत शब्द है और चेतना में संतोष हुआ है या असंतोष
इसके लिए अंतः निरीक्षण विधि एकमात्र साधन है। आत्मगत मतलब इंटरनल शब्द है, चेतना में आंतरिक हिस्से के शब्द हैं, और अंतर्निरीक्षण स्वयं का निरीक्षण करने की विधि है, स्वयं के बारे में जानने की विधि है। अगर मैं स्वयं के बारे में नहीं जानता हूँ, स्वयं को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो जब मैं स्वयं का निरीक्षण नहीं कर सकता तो मुझे संतोष हो रहा है, संतोष में इसका पता नहीं लगा सकता। ऐसा कहना है वॉटसन का इसके माध्यम से। तो आत्मगत शब्द को हम समझ पाए, अंतर्निरीक्षण विधि क्या है इसको मैं समझाने का प्रयास किया। जब विधियाँ बताऊंगा तो इनको और इलॉबरेट करेंगे। दूसरी बात वॉटसन ने क्या कही, दूसरी बात वॉटसन ने कही वॉटसन ने कहा कि जैसे कि आपने इसमें एक और चीज बोली प्रभाव में, पुरस्कार और दंड। तो वॉटसन के अनुसार क्या था, इन्होंने दो बातें कही, एक पुरस्कार की कही और एक, तो इन्होंने कहा पुरस्कार सीखने के बंध को दृढ़ करता है, मानते हैं। इन्होंने कहा पुरस्कार सिखाता है सीखने के बंध को मजबूत करता है, लेकिन दंड उस प्रकार कमजोर नहीं करता। अर्थात दंड के माध्यम से भी बालक को सिखाया जा सकता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थात दंड के आधार पर भी अधिगम कराया जा सकता है। यानी कि थॉर्नडाइक क्या कहना चाह रहे, सॉरी वॉटसन क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों बातों को लेकर आए। पहली बात तो उन्होंने कहा संतोष असंतोष की जो आपने बात की, दोनों आत्मगत है, दोनों इंटरनल वर्ड है। अब दोनों आत्मगत है और इसका एकमात्र साधन है अंतः निरीक्षण विधि, जिसकी बात आप नहीं कर रहे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पुरस्कार सीखने के बंध को मजबूत करता है, मानते हैं, लेकिन दंड उस प्रकार कमजोर नहीं करता। अर्थात दंड के आधार पर भी अधिगम कराया जा सकता है। तो इस आधार पर थॉर्नडाइक के नियम की आलोचना की गई। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो होगी शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या है आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे चुका हूं, मैं आपको एक बार फिर अपना नंबर दे देता हूं। क्वेश्चन सीरीज तैयार है, बस अपलोड होना बाकी है। उसको भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है उसमें, उसको भी हम जल्दी ही आपके समझ लेकर आएंगे। तबीयत खराब होने की वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हो गई हैं, लेकिन फिर से हम स्पीड से चालू करते हैं और अब जल्द से जल्द आपको एक से अधिक वीडियो भी दिन में मिलना आरंभ हो जाएंगी। तो आप इस नंबर के माध्यम से अपनी समस्या रख सकते हैं, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और आपसे निवेदन है कि वीडियो को देख तो आप रहे हैं, सब्सक्राइब भी आपने चैनल को किया है, आगे शेयर नहीं कर रहे, आगे शेयर भी करें। और वीडियो आप देखते हैं, देखने के बाद वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दिया करें। आपके लाइक से हमें एक एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमें अगली वीडियो बनाने के लिए ताकत देती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी आगामी वीडियो को पूरी तरह से लाइक भी करेंगे, पूरा देखेंगे भी,
ओके, थैंक यू।